हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 26 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है गोंड, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है भील, ऑप्शन डी है मुंडा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संथाल। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा संथाल जनजाति से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गोंड और भीलों के बाद संथाल या संताल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथाली आबादी मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से। और संथाल जनजाति गोंड और भीलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है भारत में। संथाली आबादी मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं। रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है मधुबनी, ऑप्शन बी है पटचित्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पटचित्र। रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटचित्र। पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पटचित्र पेंटिंग है वो कौन से राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट आते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है सी डॉट, ऑप्शन सी है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, ऑप्शन डी है आउटरीच और संचार ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आउटरीच और संचार ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आउटरीच और संचार ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आउटरीच और संचार ब्यूरो बीओसी का नाम बदलकर केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया है। पहले क्या नाम था? आउटरीच और संचार ब्यूरो, और इसका नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या कर दिया है? तो केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो बस सेवा शुरू की, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कारों द्वारा मान्यता दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जहाँ पे मो दिख जाए ना तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। 99% वहाँ पे चांस है, आंसर क्या होगा? उड़ीसा ही। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन यूके, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन के साथ। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के राजनयिकों को वैश्विक स्तर पर प्रभाव वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए
आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से लैस करना है। मोटो क्या है? तो सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के राजनयिकों को वैश्विक स्तर पर प्रभाव वाली उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल से लैस करना है। यह अकादमिक कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है, जो एकेडमिक प्रोग्राम है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में 24 से 25 जून तक पूर्वी अफ्रीका के रवांडा में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा कहाँ की गई थी? तो 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में, और ये कहाँ पे हुआ था? तो रवांडा में। नेक्स्ट आते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जून 2022 तक? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है कानून और न्याय मंत्रालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अच्छा, यहाँ पे जून 2022 तक क्यों मेंशन है? तो केंद्र सरकार योजना बना रही है कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, इसे वित्त मंत्रालय से स्थानांतरित करके गृह मंत्रालय में लाने की योजना बना रही है, होम मिनिस्ट्री में। तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। लेकिन जून 2022 तक कहाँ पे है? तो वित्त मंत्रालय में। हो सकता है आगे किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए? तो होम मिनिस्ट्री का अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेफ शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। कौन सा राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेफ शुरू करने के लिए तैयार है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट आते हैं, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 26 जून, ऑप्शन बी है 27 जून, ऑप्शन सी है 25 जून, ऑप्शन डी है 24 जून। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 26 जून को। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 26 जून को। इसके अलावा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जून को ही मनाया गया। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया, और इसके अलावा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जून को। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने बेंगलुरु में मुंबई के खिलाफ 6 विकेट से जीत के साथ पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में मुंबई के खिलाफ 6 विकेट से जीत के साथ पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, इनमें से कौन सा देश G7 संगठन का सदस्य देश नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इटली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। इनमें से कौन सा देश G7 संगठन का सदस्य देश नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। फ्रांस भी है, जर्मनी भी है और इटली भी है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें फ्रांस है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। तो G7 में जो 7 कंट्री है उसका नाम याद रख लो आप। फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है।
और यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ इसका गैर गणना सदस्य नॉन इनुमरेटेड मेंबर है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, G7 में जितने मेंबर कंट्री उनका नाम याद रखो। और इस बार G7 2022 समिट कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में। मोदी जी भी गए हुए हैं वहाँ पे। G7 2022 कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में। और G7 2023 कहाँ पे होगा, कौन से कंट्री में समिट, ये होगा आपका जापान में, जापान में। तो ये तो था हमारा 26 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।